मैं वक्त ज़ाय किए बग़ैर प्रोफेसर जावेद पाशा कुरैशी साहब को दरख्वास्त करता हूँ कि वो यहाँ पर इज़हार ख़याल फरमाएँ। आपकी शख्सियत काफ़ी मारूफ़ है, आपने कई एक सब्जेक्ट्स में एमए किया है, ख़ास तौर पर समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मराठी में बीएड, एमएड और एमफिल भी किया है और आपने अभी तक 38 बुक्स लिख चुके हैं और भारतीय मुस्लिम परिषद के आप अध्यक्ष हैं और महाराष्ट्र मुस्लिम आरक्षण आंदोलन के आप संयोजक हैं। इसी तरह से मुस्लिम मराठी साहित्य सम्मेलन के आप अध्यक्ष हैं, मुस्लिम ओबीसी आंदोलन के आप प्रेरणता है, मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास मंडल के आप प्रेरणता है। बहुत सारे काम हैं जिन्होंने किए हैं, मौका नहीं कि और मैं तफसीलात से बताऊं और मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि इस मौके पर आएँ और हमारी रहनुमाई फरमाएँ। अस्सलामुअलैकुम। इस प्रोग्राम के सदर जनाब मुफ्ती खलीलुर रहमान साहब, जिनकी दुआओं के साए में रहना मैं पसंद करूँगा, यहाँ पर हाजिर सिकंदर साहब, हबीब साहब, आवाज़ मत बढ़ाइए, बाद में जाएगा बराबर, शफ़ी कुरैशी साहब, एडवोकेट मुमताज़ साहब, मौलाना आसिफ नदवी साहब, मोहम्मद मुसद्दिक साहब, मोहम्मद अल्ताफ़ हुसैन साहब, हिफ्जुर अब्दुल सत्तार साहब और तमाम साथी, सामने बैठे हुए तमाम मेरे बुज़ुर्ग, मैं जानता हूँ कि ऐसे बुज़ुर्ग और बड़ी हस्तियाँ यहाँ पर है जो ख़ुद एक तजुर्बे का ख़जाना लेकर बैठे हुए हैं। मुझसे भी ज़्यादा स्टडी उनको है, उसके बावजूद भी उनके सामने बोलने की इजाज़त आपसे मांगता हूँ और बड़ी हिम्मत से आपके सामने कुछ बयान करने की कोशिश करता हूँ। नौजवान साथियों, हर महफिल में मुसलमानों का एक पसंदीदा शेर होता है। मैंने उस शेर को पूरी तरह जानने की कोशिश की लेकिन वो आया नहीं। मुझे एक 4 लाइनें मालूम है, शायद वो अल्लामा इकबाल साहब का है कि मुस्लिम तू 4 साज है और सियासत तेरी लौंडी है, ऐसा कुछ वो शेर है, बराबर है। पूरा क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन हर अमूमन पॉलिटिकल सभा में मुसलमानों की ओर से ये बड़ा शेर उठाया जाता है। उसका सिला गुजरात के चुनाव में ऐसा मिला है, व्हाट्सएप और बाकी मीडिया पर एक डायलॉग बड़ी तेजी से चला है कि गुजरात के पॉलिटिक्स में मुस्लिमों का नो पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स, यानी मुसलमानों का कोई पॉलिटिक्स नहीं है गुजरात में, यही उसका पॉलिटिक्स है। और नहीं, आवाज जा रहा है ना, आवाज आ रही है ना। जिस सियासी निज़ाम में आप लोग रहते हो, आपका बच्चा कितने रुपए लीटर का दूध पिए, आपके लेबर को रोज की मेहनतानी की अदायगी कितने रुपये से की जाए, आपका बच्चा पढ़ाई की कितनी फीस भरे, महकमे में लगे या न लगे, इंटरव्यू में पास करना है या फेल करना है, दुकान डालनी हो तो लाइसेंस देना है या नहीं देना है, सारी बातें जिस सियासी निजाम में तय होती है उसका नाम पॉलिटिक्स है और वहां पर आपका नो पॉलिटिक्स है। 900 साल इस देश पर राज करने का इतिहास है। कितने साल? और 70 साल आजादी को हुए और गुजरात से डायलॉग आ रहा है कि मुसलमानों का नो पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स। नहीं जी पाओगे, बगैर पॉलिटिक्स के तुम नहीं जी पाओगे।
डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने समाज को कहा था कि कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास खोने के लिए, इल्म भी नहीं है, तहजीब भी नहीं है, दौलत भी नहीं है, शासन प्रशासन में भी नहीं हो, जमीन भी नहीं है, तिजारत भी नहीं है। ये इसलिए नहीं है कि तुम पॉलिटिक्स में नहीं हो। गौर फरमाना, ये सब पाना हो तो जाओ अपनी झोंपड़ी के दीवार पर ये लिखो कि हम सियासतदा कौम बनेंगे और पॉलिटिक्स में आओ ताकि डेवलपमेंट के सारे साधन तुम्हारे पास में आए। 900 साल राज करने वाली कम्युनिटी की हालत यह है कि महाराष्ट्र के चुनाव में किसी ने नहीं पूछा, विधानसभा में इक्का दुक्का छोड़कर कोई मुस्लिम नहीं है। गुजरात में तो टोटल नदारत हो, दिल्ली में टोटल नदारत हो। ऐसे नाजुक वक्त में पॉलिटिक्स की सही दिशा मेरे अजीज दोस्त फारूक साहब, इन्होंने बड़े खूबसूरती से यहां रखा। आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मुस्लिमों के ताल्लुक से एक शेर मुझे याद आ रहा है, मुतमईन हो जाइए, क्या? मुतमईन हो जाइए, कुरान में सब कुछ है। जरा गौर फरमाना, मुतमईन हो जाइए, कुरान में सब कुछ है, और यकीन रखिए दुनिया में भी बहुत कुछ है। क्या? यकीन रखिए दुनिया में भी बहुत कुछ है, और मुतमईन हो जाइए कुरान में सब कुछ है। मौजूदा दौर पर आने से पहले मैं इतिहास में भी जाना चाहूंगा, क्योंकि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो वर्तमान के किसी सवाल से लड़ नहीं सकता। जितने भी प्रॉब्लम आपके सामने आए वो रिजल्ट है, रिजल्ट। ना आप एग्जाम में बैठे, ना आपने किसी पेपर देने की तैयारी की, ना आप उस कंपटीशन में थे। बाबरी मस्जिद से लेकर तो कल जो हत्या हुई वहां तक सिर्फ रिजल्ट आपके हाथ में आया। एग्री? मंजूर करते हो? सिर्फ रिजल्ट। क्यों? क्योंकि एग्जाम में वो कौम बैठती है, सवालों की गहराई वो कौम समझती है, रणनीति वो कौम बनाती है, अभ्यास वो कौम करती है जो अपना इतिहास जानती है। कौन सा इतिहास है तुम्हारा? माओ त्से तुंग नाम का एक शख्स चीन में खड़ा होता है, अनाथ, जिसको मां ने पाला। चीन की पूरी तस्वीर बदल देता है। उसकी आत्मकथा आई है। उस आत्मकथा में माओ लिखता है, एक रोज मेरी मां बीमार हो गई, अस्पताल में ले जाया गया, एडमिट किया गया। मां बड़ी बेचैन थी, नर्वस थी। मैंने पूछा, मैं छोटा था, माओ कहता है, मैंने पूछा कि मां तू इतनी बेचैन क्यों है? मां ने कहा कि बेटा, अपने घर के आंगन में जो बगीचा है, जिसे मैं रोज सुबह शाम पानी दिया करती थी, अब मैं यहां बीमार पड़ी, एडमिट हो जाओगी तो बगीचा सूख जाएगा। माओ कहता है, मैंने मां को कहा कि फिक्र ना कर, डॉक्टर कह रहे हैं 10-15 दिन मुकाम रहेगा, अच्छी होकर बाहर आ जाएगी। मां, तब तक मैं उस बगीचे को संभालता हूं, रोज सुबह शाम पानी दूंगा। 15 रोज के बाद माओ की मां हॉस्पिटल से निकलती है, घर में आती है, देखती है आंगन का बगीचा सूख गया है। माओ की मां कहती है कि माओ देख बगीचा सूख गया। माओ मां को कहता है कि मां,
कसम से मैंने रोज सुबह शाम पानी डाला पेड़ों को, रोज सुबह शाम मैंने पानी डाला पेड़ों को, फिर भी बगीचा सूख गया। माओ की मां कहती है कि बेटा जरा ये तो बता कि पानी कैसे डाल रहा था। तो माओ ने झारा उठाया और पेड़ पर पानी डालकर बोला कि ऐसे डाल रहा था। माओ की मां ने कहा, गलती तेरी नहीं, गलती टीचर करके मेरी थी कि मैंने तुझे पानी डालने के लिए कहा, लेकिन कभी भी हाथ पकड़कर सही पानी कैसे डाला जाता है ये नहीं बताया। बेटा पानी पेड़ के पत्तों पर नहीं, पानी पेड़ के जड़ में डाला जाता है। तो तुमने तो झारे से पत्तों पर डाला, पत्तों से पानी बह गया, जड़ में नहीं गया, झाड़ सूख गया। 900 साल सियासत करने वाली कौम, 22 लाख मुसलमान इस महाराष्ट्र में खेतीहर मजदूर है। कितने? कुनबी माली तेली नहीं, रशीद शेख खान मुसलमान। 35 जिलों में 22 लाख मुसलमान खेतीहर मजदूर है। और जोशी जी किसानों का आंदोलन चलाते हैं। 10-20 भी मुसलमान किसान आंदोलन में नहीं होते, लेकिन 2-2 लाख गैर मुस्लिम किसान किसानों के सवालों पे आते हैं। जोशी जी अंतरराष्ट्रीय कृति के किसानों के लीडर बनते हैं। 22 लाख की फौज तुम्हारी पड़ी हुई है। समझ में आ रहा है? रास्ते पर धंधा करने वाली तुम्हारी कम्युनिटी का 25 साल के नीचे का नौजवान 18.5 लाख है। जुम्मन मियां, महाराष्ट्र में रास्तों पर धंधा करने वाले मुस्लिम नौजवानों के 18.5 लाख 25 साल के नीचे के नौजवान रास्ते पे धंधा कर रहे, ठेला लगा के, चिकन लगा के, जो भी जहां जगह मिले। कितने? 18.5 लाख। 1 लाख बेरोजगारों का मोर्चा राम श्याम तुकाराम निकालता है, महाराष्ट्र का नेता बन जाता है। तुम कितने हो? 18.5 लाख। वेयर इज योर पॉलिटिकल डेमोन्स्ट्रेशन? कहां पर है तुम्हारा पॉलिटिकल डेमोन्स्ट्रेशन? और कहते हो कि मुस्लिमों का कोई पॉलिटिक्स नहीं। ये पॉलिटिक्स है? पूरे बैंकों से लोन जितना बटा, उसमें 3% भी लोन तुम्हें नहीं मिला। और जिनको लोन नहीं मिलता है वो सुशिक्षित बेरोजगार होता है। जानते हो महाराष्ट्र में सुशिक्षित बेरोजगार मुसलमान कितना है? 17 लाख के करीब। कितना? 17 लाख के करीब मुसलमान बेरोजगार है। तुकाराम, सकाराम, रामदास बेरोजगारों का मोर्चा निकालता है। 20,000 लोग आते हैं, सरकार घबरा जाती है। 20,000 बेरोजगार लोक तरुण रस्त्यावर आले आणि मुसलमान 17 लाख बेरोजगार युवक। वेयर इज योर पॉलिटिक्स? क्यों हुआ ये सब? कैसे हुआ ये सब? क्या वजह है इसकी? चलो इतिहास में जाते हैं। बार बार इस्लाम को लाते हो। मैं पहले ही बता दूं, मैं स्कॉलर हूं, मैं कोई आलिम नहीं हूं, इसलिए गलती मेरे से लाजमी है। तो माजरत भी पहले चाहता हूं, क्योंकि जिनके जेरे साये में बैठा हूं उनसे सबसे पहले माजरत चाहता हूं अगर मुझसे गलती हो जाए, क्योंकि मैं आलिम नहीं हूं, मैं स्कॉलर हूं, दिन रात अभ्यास करने वाला एक विद्यार्थी हूं। इस दुनिया में बेकेन जैसा कोई शास्त्रज्ञ और फिलोसोफर नहीं हुआ। क्रिश्चियन है, अमेरिकन है, नाम है उसका बेकेन, और डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का सबसे चहीता फिलोसोफर है। और अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन जो बना उसके पीछे बेकेन की फिलॉसफी है। क्या कहता है बेकेन?
बेकेन कहता है इस दुनिया में मिसाइल अणुबम से भी ताकतवर, सबसे ताकतवर केवल एक चीज है, और वो है इल्म। नॉलेज जो है, वो नॉलेज जो है, ये दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है। कौन कहता है? बेकेन। और बड़े मजे की बात है, बेकेन बेस्ट इस्लामिक फिलोसोफर है। मेरे नौजवान साथी, यूं ही मस्कराहट में या मस्करी चीज नहीं है पॉलिटिक्स। 900 साल राज किया ना, कैसे किया उसकी परतें खोलता हूं जरा। बेकेन ईसाई है, कहता है कि नॉलेज, इल्म, यही दुनिया में सबसे ताकतवर चीज है और सबसे बेहतरीन इस्लामिक फिलोसोफर है। इसलिए एक बात ध्यान में रखना, इस्लामिक फिलोसोफर बनने के लिए मुसलमान होना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप नहीं जानते अल्लाह किससे कौन सा काम लेता है। तो बेस्ट इस्लामिक फिलोसोफर है कौन? बेकेन। और बेकेन कहता है कि इल्म सबसे ताकतवर चीज है, और बेकेन कहता है कि यह ताकतवर चीज दुनिया को सबसे पहले जिसने बताई वो कुरान है। क्या है? कुरान है। इस्लाम बेवकूफों के लिए आया ही नहीं था। इस्लाम बेवकूफों के लिए नहीं आया, इस्लाम नादानों के लिए नहीं आया। इसलिए कुरान की हर बड़ी आयत में कुरान खुद किससे डायलॉग करता है? ऐ अक्ल वालो, है ना? कुरान किससे डायलॉग करता है? ऐ अक्ल वालो, ऐ सोच समझ रखने वालो, ऐ दिमाग वालो। हर बड़ी आयत में कुरान अक्ल वालों से डायलॉग करता है, दिमाग वालों से डायलॉग करता है, क्योंकि इस्लाम बेवकूफों को नहीं चाहता। हां, बेवकूफ आके दिमाग वाला बन जाए, ये चाहता है। और इसीलिए बेकेन कहता है कि दुनिया में कुरान के आने से पहले जो भी सिस्टम था उसमें विज्ञान की कीमत 0 थी। इस्लाम इस्लाम इस्लाम, तो चलो लिए चलता हूं, एक नजरिया और हो जाए। बेकेन कहता है कि 6वीं सदी में और 7वीं सदी के बीच कुरान का एजुकेशन आने से पहले इस दुनिया में विज्ञान की कीमत कितनी थी? 0। पूरा सिस्टम जिस रिलीजियस मेथडोलॉजी पे चलता था वो दुनिया को अंधा बनाने का काम करता था, दिमाग को खोलता नहीं था। दिमाग तो दुनिया का तब खुला जब कुरान की पहली आयत में उसने इंसानों को कहा कि उठ पढ़। नॉलेज सबसे ताकतवर चीज है, और नॉलेज कब मिलेगा? जब पढ़ोगे। पढ़ोगे नहीं तो नॉलेज ही नहीं आएगा। जानवर और तुम में इतना ही तो फर्क है कि जानवर पढ़कर तरक्की नहीं कर सकता है, तुम पढ़कर तरक्की कर सकते हो। इसलिए इंसानों को ही कुरान ने कहा कि उठ पढ़, वो इल्म हासिल कर जो तुझे पता नहीं और तुझे दिया गया कलम के द्वारा लिखा हुआ। कलम के द्वारा लिखा हुआ। तो बड़ी मजे की बात है, दुनिया में द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड साइंस की फेमस किताब है, एक ही किताब जिसमें पूरे दुनिया के विज्ञान का इतिहास बताया गया है। किसने लिखा? मुसलमान ने नहीं लिखा, जॉर्ज सॉर्टेन नाम के फिर क्रिश्चियन ने ही लिखा है। और फिर बड़े मजे की बात है कि बेकेन की तरह जॉर्ज सॉर्टेन भी कुरानिक स्टडी का मास्टर है। ऐसा नहीं है कि मैं मुस्लिम आलिमों के नाम नहीं गिना सकता,
लेकिन मौजू कुछ इस तरह का है कि मुझे नॉन मुस्लिमों के नाम गिनाकर आपको आपकी अहमियत बतानी पड़ रही है। बात समझ रहे हो आप लोग? तो क्रिश्चियन है जॉर्ज सॉर्टेन, उसने दुनिया के विज्ञान का इतिहास लिखा। वो लिखता है, क्या लिखता है कि कुरान ने पहली बार विज्ञान की तरफ जाने वाले महाद्वार को खोला। जिन चीजों को अंदर श्रद्धा और देव और भगवान बनाकर बिठाया था, उन चीजों को खुली आंख से देखने का आदेश कुरान ने दिया। और वो कहता है कि कल तक चांद, तारे, आसमान, कुदरत, बदलती हुई कुदरत का निजाम, पानी, बारिश, पर्वत, ये सारे इंसान के चिंतन के विषय नहीं थे। ये चिंतन के विषय कुरान ने बनाया और बनाया। कुरान कहता है कि देखो बारिश कैसे गिरती है, आसमान में बादल कैसे जमा होते हैं, वहां से पानी जब जमीन पर गिरता है तो मरी हुई जमीन भी जिंदा हो जाती है, और वहां से फूल पौधे निकल आते हैं, वहां से अनाज निकल आता है ताकि तुम जिंदा रहो। इसमें का राज समझो। फिर किसे कहता है? ऐ अक्ल वालो, ऐ सोचने समझने वालों, इसे समझो। विज्ञान का इतिहास लिखने वाला कहता है कि कुरान की इन्हीं आयतों ने दुनिया में विज्ञान के दरवाजे खोले। कुरान की एक, ये बताना मुझे बहुत जरूरी है क्योंकि मैं वर्तमान में आपके प्रॉब्लम्स कहां पर है ये बताने के लिए आपको अपना फिलोसॉफिकल, रिलीजियस, आपके पास में क्या खजीना था, वो कैसे आपके हाथ से छूटा, ये रखना बहुत जरूरी है। कुरान ने कहा कि चांद, तारे और बाकी दिगर ग्रहों को बराबर टांग दिया है। आज भी हमारी कहीं मजलिस होती है तो तुगरा लगता है ना, उसमें कुरान की वो आयत होती है। क्या कहा था शायर ने? मुतमईन रहिए, कुरान में सब कुछ है, और यकीन रखिए दुनिया में, कायनात में भी बहुत कुछ है। कुरान कहता है कि सूरज, चांद, तारों को टांग दिया, लेकिन आगे और एक बात कहती है ये आयत, इस राज को समझ सकते हो तो समझो, इसमें मार्गदर्शन है बुद्धिवादियों के लिए। और एक आयत है बड़ी मजे की। कौन सी? तुम आसमान से बाहर निकल नहीं सकते। निकलने के लिए एक ताकतवर चीज की जरूरत है जिसे तुम नहीं जानते। उसके बगैर तुम आसमान से बाहर निकल नहीं सकते। कोशिश करो। की ना? किसने की? अमेरिका ने की। अल्लाह जानता था आदम के बराबर शैतान को भी उतनी ही ताकत दिया हूं, लेकिन आदम पर शैतान हावी नहीं होगा, इसलिए शैतान की हर तोड़ भी अल्लाह ने दी। और जानता था अल्लाह कि एक जमाना ऐसा आएगा कि आग जमीन के नीचे से नहीं ऊपर से बरसेगी। तो कह दिया था आसमां से ऊपर जा नहीं सकते हो, एक बहुत बड़ी ताकत की जरूरत पड़ती है, कोशिश कर लो। तुमने नहीं किया, अमेरिका ने किया, अग्निबाण निकाला, रॉकेट निकाला, आसमान में गया, तुम्हारा हाथ, तुम्हारी मिसाइल, तुम्हारी बंदूक नहीं पहुंचती, वहां पर बैठकर इराक तहस नहस कर दिया, इस्राइल तहस नहस कर दिया, लेबनान तबाह कर दिया। क्या कहा था कुरान ने? ये जो आसमानी ताकत खोजने का जरिया, इशारा किसे दिया था? तुम्हें। कहां फेल हो गए? कैसे फेल हो गए? यही सॉर्टेन लिखता है कि 300 साल हुजूर के चले जाने के 300 साल इस दुनिया में इस्लाम का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। मुफ्ती साहब,
मेरे भाई, कितने साल? हुजूर के चले जाने के 300 साल। इट्स अ गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लाम। क्यों? इस्लाम केवल इबादत का नाम नहीं है, केवल इस्लाम दिन रात सजदों में पड़े रहने का नाम नहीं है, केवल इस्लाम तो इतना विशाल है, जिसमें समाज शास्त्र है, जिसमें अर्थशास्त्र है, जिसमें पॉलिटिक्स है, जिसमें साइंस है, जिसमें एस्ट्रोलॉजी है, जिसमें मेडिकल साइंस है। क्या है तुम्हारे पास? कौन सा इस्लाम पहुंचा तुम्हारे पास? बताओ क्या हुआ 300 सालों में? देखो देखो क्या हुआ 300 सालों में। तीन सौ सालों में क्या हुआ? 10वीं सदी। कौन सी सदी? और इस्लाम को आकर कितने साल हो रहे? 1400 साल। 10वीं सदी, आप 21वीं सदी में हो। क्या हुआ था 10वीं सदी में? इब्न मिस्काय, ये रियाद इस्फहान में पैदा हुए। इन्होंने 50 किताबें लिखी है कोई आप में से कोई है मुसलमान जो जानता है? दुनिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में इनका अभ्यास होता है। कौन सी सदी में लिखा? 10वीं। किस बात पर लिखी? पंजगाना नमाजी थे, कुरान की स्टडी में माहिर थे, कुरान का जो साइंटिफिक व्यू है उस पर रिसर्च किया और कितनी किताबें लिखी? 50। किस किस बात पर लिखी? अल केमिस्ट्री, दुनिया की सबसे अहली केमिस्ट्री की किताब। क्या है रशीद तेरे पास? क्या है सलीम तेरे पास? अरे 10वीं सदी में तुम्हारे स्कॉलर ने दुनिया को दिशा देने वाली अल्केमी की पहली किताब लिखी। साइंस के कॉलेज में कितने स्टूडेंट है तेरे? पहला केमिस्ट्री का रिसर्च, पहली केमिस्ट्री का फिलोसोफर साइंटिस्ट मुस्लिम है, क्योंकि कुरान कहता है कि कुदरत के राज खोजो, डरो नहीं कुदरत के राज से, खोजो। और खोज को विनाश के तरफ नहीं, इंसानी बेहतरी के तरफ ले जाओ। तो किसने लिखी रे भाई पहली केमिस्ट्री की किताब? मुस्लिम ने। उसका प्रेरणा का स्रोत क्या है? कुरान। तुम्हारे पास में एक भी केमिस्ट्री का साइंटिस्ट पैदा नहीं हुआ? क्या तुम्हारा कुरान अलग है? देखने का नजरिया, द प्रीचिंग ऑफ इस्लाम, प्रोफेसर गिब्स की सबसे बड़ी किताब है द प्रीचिंग ऑफ इस्लाम। गिब्स फिर से क्रिश्चियन है, ये पढ़ो। वो 300 साल में पूरी दुनिया को सबसे बेहतरीन खोज अगर किसी ने दी होगी तो वो मुसलमान ने दी थी। उसका बेस क्या था? कुरान ही था। तो कैसी है कुरान की स्टडी? चलो आगे दिखाता हूं और क्या क्या हुआ। 936, खासकर नौजवानों को मैं ये बात कहने के लिए, नौजवानों को सोचने समझने के लिए गुजारिश कर रहा हूं। आपके सामने संकट है, हमारी पीढ़ी तो निकल गई, मैं भी 56 का हो गया, ठीक है, अभी 57 का हो जाऊंगा 2-4 महीने में। और वातावरण ऐसा है कि कब बुढ़ापा चले आएगा और कब बुलावा आ जाएगा इसकी कोई उसकी गारंटी नहीं है। नौजवान के पास में अभी क्या जाना चाहिए? 936 हुजूर के पर्दा कर जाने के 150 साल बाद का ही पीरियड है, ज्यादा बड़ा पीरियड नहीं है। 936 में कैरवान ट्यूनिशिया में अल काबिसी पैदा हुए। अल काबिसी मक्का मुकर्रमा में 16 साल बिताए, इजिप्ट में गए, वहां टीचर बने। कितने इनके किताबें हैं? 21 जिल्द है, इतनी बड़ी बड़ी। कितनी? 21 जिल्द, 21 ग्रंथ, इतने बड़े बड़े। कौन से विषय पर?
शिक्षा शास्त्र और शिक्षा का विज्ञान। बीएड कितने हुए हैं यहां पर? जरा कोई हाथ उठाएगा? है कोई बीएड? वेरी गुड, एक बीएड है, और मैं भी उसमें बीएड हूं। हमने स्पेंसर पढ़ा, बराबर है। हमने डुई पढ़ा। ये स्पेंसर और डुई आधुनिक युग के शिक्षा शास्त्रज्ञ हैं। वो हमने पढ़े बीएड में, एमएड में, कि पढ़ाई कैसी की जाती है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्वेश्चन एंड आंसर कैसे की जाते हैं, इंटरटेनमेंट के साथ कैसे पढ़ाया जाता है। ये कब? ये 16वीं 17वीं सदी में इन लोगों ने हमें बताया। 936 साल, कौन सी सदी? 9वीं सदी में हमारे इस्लामिक रिसर्च फेलो ने, जिनका नाम अल-काबिसी है, इन्होंने एजुकेशन फिलॉसफी, एजुकेशन टीचिंग फार्मूलाज पर 11 ग्रंथ लिखे। क्या खजीना है तुम्हारे पास नौजवानों? इस्लाम के नाम से क्या खजीना है तुम्हारे पास? ये आया? अगर ये नहीं आया तो नई पीढ़ी पॉलिटिक्स में कैसी खड़ी होगी? पॉलिटिक्स यानी चुनाव में ठप्पा मारना, पैसे लेके मतदान करना नहीं है। पॉलिटिक्स मींस एजुकेशन का सिस्टम कैसे चले ये फिक्स करना है। पॉलिटिक्स मींस इकोनॉमी अपने समाज की कैसे बढ़ानी है, उसके बिजनेस कैसे बढ़ाने हैं, ये है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स मींस एडमिनिस्ट्रेशन में अपने लोगों को कैसे फिट करना है, तहसीलदार कैसे बनाना है, एसडीओ कैसे बनाना है, ये जो फिक्स करता है वो है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स यानी बिजनेस में आधुनिक तंत्रज्ञान को कैसे इन्वॉल्व किया जाए, उसके लिए फाइनेंस कैसे करा जाए, इसके लिए प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाए, ये जो फिक्स करता है वो पॉलिटिक्स। तुम्हें कुछ भी पता नहीं है तो पॉलिटिक्स क्या करोगे? फिर तो एक ही डायलॉग बोलेगे, नो पॉलिटिक्स। पूरा खाली डब्बा है। जब दिमाग खाली डब्बा है तो पॉलिटिक्स करोगे कहां से? कैसे करोगे? पॉलिटिक्स का मतलब होता है, देखा ना नोटबंदी के जरिए क्या हुआ? एक नोटबंदी के जरिए करोड़ों के इधर के उधर वारे न्यारे हो गए, तुम्हारे हाथ खाली हो गए। पॉलिटिक्स यानी इकोनॉमिक्स को अपने कब्जे में करना है, फाइनेंस को अपने कब्जे में करना है, बैंक सेक्टर को अपने कब्जे में करना है। यहां तो कैसे करोगे बेटा? कैसे करोगे? बाबा साहब आंबेडकर के नेतृत्व में दलित समाज की तरक्की खाली पीली नहीं हुई। बाबा साहब आंबेडकर ने दलित समाज को इकोनॉमिक्स के 25 ग्रंथ दिए। कितने? 25। इस 25 ग्रंथ में आजाद होने वाले भारत में इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कैसे करोगे, इसकी बारीक बारीक बातें लिखी है। वो उस समाज की प्रॉपर्टी है पॉलिटिक्स में। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने मल्टी रिलीजियस स्टडी की किताबें दी उसकी कौम को, ताकि मेश्राम तू खड़ा होगा तो सारे समाज का धार्मिक अभ्यास भी तुझे चाहिए, क्योंकि वोटिंग सभी से लेना है। तो बगैर सबके धार्मिक अभ्यास के तुम वोटिंग के कंपटीशन में उतर नहीं सकते हो। बाबा साहब ने वो भी किताबें दी। इस व्यवस्था में जो कि गैर बराबरी की व्यवस्था है, ये आपको आने ही नहीं देगी। इसलिए आरक्षण पर किताबें दी और कहा कि आरक्षण रहेगा तो तुम मौके की जगह पर जा पाओगे। डॉक्टर बनना कठिन नहीं है, डॉक्टर के लिए एडमिशन मिलना बहुत कठिन है, और यहां का सिस्टम एडमिशन मिलने नहीं देगा। तो रिजर्वेशन के जरिए एडमिशन का तेरा रास्ता कैसा सिक्योर करना है और उसके लिए कैसा लड़ना है, ये बाबा साहब ने दिया। तुमको क्या मिला? एग्रीकल्चर कैसे होना चाहिए, इस पे थेसिस है बाबा साहब का। वो थेसिस दलित समाज के स्टडी का बेस है। तुम्हारे पास क्या है? समझ में आ रहा है क्या प्रॉब्लम्स है हमारे? समाज को अवेयर करने वाला इंटेलेक्चुअल लोगों का ग्रुप होता है, वो जिम्मेदार होता है समाज का। वो समाज को आगे बढ़ने के लिए दिशा देता है। मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स ग्रुप कहां है? मेरी एक कविता है। हमने देखे दो अफसर,
कितने? हमने देखे 2 अफसर, एक देशपांडे दूसरा अकबर। हमने देखे 2 पुलिस अफसर, पूरी कविता ऐसी है, हमने देखे 2 पुलिस अफसर, एक देशपांडे दूसरे अकबर। रिटायरमेंट के बाद देशपांडे दे रहा शाखाओं में ट्रेनिंग और अकबर बस अल्लाहू अकबर। कौन समाज को दिशा देगा? जिसके पास एक्सपीरियंस है, जिसके पास अनुभव है, जिसके पास तजुर्बा है। वो समाज को गाइड करने के लिए आगे नहीं आते, तब समाज पसमानदगी में फंसती है। तब समाज को समझ में नहीं आता कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, लेकिन एक मजदूर जिसे ना लव समझता है, ना जिहाद समझता है, ना पूरा इस्लाम समझता है, ना उसे हिंदू समझता है, फिर भी लव जिहाद के नाम पर 50 साल का रोज की जिंदगी के लिए मजदूरी करने वाला आदमी मार दिया जाता है। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, क्योंकि समझाने का काम किसका है? मुस्लिमों के इंटेलेक्चुअल लोगों का। लेकिन इंटेलेक्चुअल लोग ही जहां मजदूरी करता हो, मजदूरी कौन सी? हाथ मजदूरी नहीं, दिमाग की मजदूरी भी कमीनगी होती है। कहां रखा है गहन दिमाग? किसी पॉलिटिशियन के पास में, किसी पार्टी के पास में, किसी सेठ के पास में। 75 साल में इस समाज को इकोनॉमिकल दिशा देने वाला नहीं आया। 75 साल में इस समाज को एजुकेशनल इंफॉर्मेशन देने वाला कोई ग्रुप नहीं बना। आरएसएस का ग्रुप है ना भैया, संघ का ग्रुप है। वो अपने लोगों को किस तरह से वर्ल्ड की इकोनॉमी बदल रही है ये बताता है। वो अपने लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन कैसे बदल रहा है और कैसे आना है ये बताता है। पॉलिटिक्स में नहीं आता, लेकिन पूरा पॉलिटिक्स वो करता है। तुम्हारे पास में क्या है? चलो फिर से आपको आपकी दौलत की तरफ लिए चलता हूं। इस्लाम भारत में 7वीं सदी में आया। कौन सी सदी में? अरे ईरान के मुसलमान का इतिहास है, इराक के मुसलमान का इतिहास है ना? जरा खोलो नेट और क्लिक करो उस पे, द हिस्ट्री ऑफ सीरियन मुस्लिम्स आता है पूरा। कभी चेक किया हिस्ट्री ऑफ इंडियन मुस्लिम्स? मैंने पहले ही कहा, इतिहास मालूम नहीं होगा तो वर्तमान के समस्या से लड़ नहीं पाओगे। ये कहां की फिलॉसफी लेकर आ गए भैया कि ईमान वाले नहीं थे इसलिए बर्बाद हो गए? ये कहां की फिलॉसफी ले आई भैया? मुकम्मल ईमान में नहीं था इसलिए मारा गया। गोधरा में हजारों मुसलमान मारे गए, ईमान वाले नहीं थे। एहसान जाफरी मुकम्मल ईमान वाला आदमी नहीं था, ऐसा आप कहना चाहते हो? गुलशन कॉलोनी में 217 लोग हलाक कर दिए गए, वो मुसलमान नहीं थे, ऐसा मानते हो? इसका दूसरा अर्थ यह है, इन सब की स्टडी मजहब के दायरे से बाहर जाके करनी होगी। अगर मजहब के बाहर जाकर बोले तो इस्लाम के बाहर जाकर नहीं बोल रहा हूं, आपके मजहबी इदारे से बाहर जाकर इस पूरी इंडियन सोसाइटी की स्टडी नहीं करोगे तो आपको इन सारी बातों के जड़े पहचान में नहीं आएगी। माओ ने कहा था ना कि ऊपर से पानी डाला तो झाड़ मर गया, अगर बुनियाद में डालता तो झाड़ न मरते। तुम्हारी बुनियाद ही मुकम्मल नहीं हुई। ये बुनियाद मुकम्मल करने का काम पिछले 75 साल में जिन लोगों को करना था, जिन पढ़े लिखे लोगों के हाल तो यह है। आपके नांदेड़ में क्या है पता नहीं, मेरे जैसा प्रोफेसर बना, 1 1.5 लाख की अगर नौकरी मिल गई, बीवी मिल गई, तो मुझे मेरी बस्ती जाहिलों की बस्ती लगने लगती है। मैं छोड़ देता हूं अपने लोगों को, जाहिल है। ये मुसलमानियत ने मार दी मेरे कौम को। ये मेरे पास में जो है वो मैं देना भी नहीं चाहता, मैंने छोड़ दिया मेरे कौम को लावारिस। लेकिन सभा में आके बताता हूं बड़ी बड़ी तान कर। ये सारी बातें हैं, ये संघर्ष है, ये संघर्ष करना ही पड़ेगा। इस संघर्ष से दलित समाज गया है करके तरक्की कर रहा है, गया है। इस संघर्ष से तुम भी जा रहे हो। चलो पीछे लिए चलता हूं, क्या जखीरा है तुम्हारे पास में? आप जानते हो इस दुनिया में पहली सर्जरी करने वाला मुस्लिम ही था, एनेस्थीसिया खोजने वाला पहला मुस्लिम ही था। 718 में बगदाद में पहला डॉक्टर बना इब्ने रफूल। यह पहला सर्जरी करने वाला है और एनेस्थीसिया खोजने वाला है। सर्जरी कहां से की? कुरान की बेसिक स्टडी से।
बेकेन कहता है कि मुसलमानों की गफलत यहां है कि सब कुछ कुरान में समझकर कुरान जो बाहर प्रैक्टिस करने को बोलता है वही नहीं करते हो। समझ में आ रही बात? कुरान ने कहा था कि बच्चा कैसे पैदा होता है ना आयत में, है ना? हमने लोथड़ा बनाया, फिर उसको शक्ल दी, हड्डियां बनाई, है ना? गायनोकोलॉजी का ये बेस है, बट इट इज नॉट अ गायनोकोलॉजी। ये प्रसूति शास्त्र का इशारा है, ये प्रसूति शास्त्र नहीं है। इस पर जो डेवलपमेंट हुआ वो प्रसूति शास्त्र है। तुम यही लटके रहे, डेवलपमेंट दूसरे लोगों ने उठा लिया। तुम कुरान की उस आयत को ऐसा ऐसा रटते रहे कि अल्लाह ने चांद तारे टांग दिए। अरे ये तो बड़ा दरवाजा था साइंस की तरफ आपको ले जाने का, कुरान का। चांद तारों का ग्रेविटेशन फोर्स, एयर स्पेस का कैलकुलेशन, उसका डिस्टेंस, ये सारे खोज कुरान के बेस पर बाहर हुए। तुम बाहर के प्रोसेस में नदारत हो और यही तुम्हारी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह है। तुम बाहर जो प्रोसेस है उसमें नदारत हो और कुरान में जो इशारतन आपको बेस दिया गया है तुम वहां चिपक कर बैठे हो। लेकिन हुजूर के पर्दा कर जाने के 300 साल बाद ये गलती मुस्लिम इंटेलेक्चुअल लोगों ने नहीं की। इसलिए पहला सर्जरी का मास्टर दुनिया में कौन बना? मुसलमान बना। अरे कितनी किताबें हैं उसकी मेडिकल साइंस पर? 118। बताया किसी ने? पढ़ा उसमें से एक तो भी? मेरे मुसलमान भाई, अरे 7वीं सदी में पंजगाना मुस्लिम नमाजी जिसने कुरान की उस आयत को पकड़कर गायनोकोलॉजी में रिसर्च किया, 118 किताबें अमेरिका लेकर भागा, इंग्लैंड वाला लेकर भागा, फ्रांस वाला लेकर भागा, वो मेडिकल कॉलेज एस्टैब्लिश कर लिए। तुम ये क्यों बता रहा हूं? कि तुमने जिस इस्लाम को एक्सेप्ट किया वो इल्म का खजीना है। तो अब मुतमईन हो जाओ कि तुम जो मुसलमान बने बेवकूफ बनने के लिए नहीं बने, तुम मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन करके मुस्लिम बने। तुम दुनिया के बेहतरीन जानकार, जानने वाले, समझने वाले होने के लिए बने। वो सब कुरान ने दिया है। पहली हाइड्रोलिक मशीन, अभी जो ट्रैक्टर देखते हैं ना आप, हाइड्रोलिक ट्रक देखते हैं ना, अरे किसने बनाया? 1023 में इब्ने, पूरे नाम मैंने सब निकाल के लाए, वक्त जाएगा। रियाद का है शास्त्रज्ञ, मुस्लिम शास्त्रज्ञ। कौन सी आयत पकड़ी? कुरान की वो आयत जो बताती है कि समंदर पर से जहाज जाता है, पानी नीचे को खींचता है, लेकिन एक ताकत ऐसी है जो जहाज को ऊपर रखता है और हवा के झोंके से आगे बढ़ाता है। इशारतन इस आयत को रिसर्च मेथोडोलॉजी में अपनाया और पहले हाइड्रोलिक मशीन बनाई। भैया तुम क्या बने? लातूर गया था, भाषण के लिए बैठा था, मेरा नंबर आए तक नजर गई बोर्ड पे, तो बोर्ड पे एक बहुत अच्छी इबारत लिखी थी। क्या? 7वीं सदी में आपका मुस्लिम कुरानिक साइंस को लेके हाइड्रोलिक मशीन बनाता है और 2016 में मेरा भाई, मैं जब बैठा हुआ था तो पढ़ता हूं इबारत, लिखा था उस पर, कहां जा रहे हो, किधर का ख्याल है। क्या लिखा था? 4x15, 4 का ऐसा बोर्ड मुफ्ती साहब और 15 फुट लंबा, उस पर यही डायलॉग था। क्या? कहां जा रहे हो, किधर का ख्याल है, बंद तालों का यही अस्पताल है, नब्बू भाई चाबी वाले। ताले नहीं बनेंगे अगर आपके ताले की चाबी खो गई है। थे फैक्ट्रीज थे तुम्हारे, अलीगढ़ के ताले तुम्हारे थे, बंद। चूड़ियों के कारखाने बंद। मुरादाबादी पूरे क्या पूरे नक्काशी के काम 0% पे आ गए। सिस्टम ही पता नहीं चलता।
और सिस्टम जिसको पता नहीं चलता वो अंधश्रद्धा में जीता है। जो था वो नसीब से था, जो गया नसीब से। तो आता काय को यहां पे फिर चिल्लाते काय को? अरे नसीब पे ही सब कुछ होता, तो खुदा तुमको इमामत के लिए हुक्म न देता? हर इदारे में इमामत करो, केवल मजहबी नहीं। दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी बगदाद में खुली, क्या थे तुम्हारे मकतब और मदरसे? ये तो खैर ये मदरसे का अभी अभी अंग्रेजों ने जब 1917 में कानून बनाया कि मदरसों में केवल मजहबी पढ़ाई होगी, तब मदरसों का यूनिवर्सिटी का रूप चला गया। नहीं तो हमारे मदरसाज, हमारे मकतब इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज थे। और मैं आपको बताता चलूं, ये सब मुसलमानों के लिए नहीं थे सिर्फ, इन मकतबों में नॉन मुस्लिम भी आकर बड़े बड़े इल्म को हासिल करके जाते थे। मौलाना गजाली रहमतुल्लाह अलैह, बताएगा कोई कितनी किताबें हैं उनकी? नहीं मालूम। 414 हयात निकल जाएगी, नहीं लिख सकते हो। क्या वक्फ किया होगा अपने आप को मौलाना गजाली ने? केवल कुरानिक फिलॉसफी पे नहीं है किताबें, मैथमेटिक्स पर है, तसव्वुफ पर है, अलकेमी पर है, मैथमेटिक्स पर है। एक मौलाना गजाली 17 सब्जेक्ट पर 414 किताबें। कितना पढ़ा? क्या समझ में आएगा मौलाना गजाली? क्या समझ में आएगा केमिस्ट्री? क्या समझ में आएगा फिजिक्स? पहली हाइड्रोलिक मशीन बनाए मुसलमान भारत का चाबिया बना रहा है। लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन। कौन सा एजुकेशन? यकीन रखो, मुतमईन हो जाइए, कुरान में सब कुछ है, और यकीन रखिए दुनिया में भी बहुत कुछ है। फिर क्या हुआ? छोड़ देता हूं ये। अब तो आपके समझ में आ गया होगा कि आपके इस्लाम का खजीना कितना बड़ा है। आप फिजिक्स के वारसदार हो, आप एस्ट्रोनॉमी के वारसदार हो, राइट? आप बारूद बनाने के वारसदार हो। इस दुनिया में 7वीं, 8वीं, 9वीं सदी में सबसे बेहतरीन समंदरी आरमार बनाने वाले आप हो। आपने आसमान की स्टडी की है, आप हो। आपने मेडिकल साइंस में खोज की, आप हो। आपने भूगोल में खोज की, समंदर का नया रास्ता भारत तक आप ही ने बनवाया। आपके सारी सच्चाइयां इतिहास में दफन हो गई। वो सच्चाइयां इतिहास में दफन हो जाती है जिसको रखने वाली पीढ़ी अनपढ़ होती है। हमारे पीढ़ी को हमारे इतिहास का खजाना नहीं मालूम, दुश्मनों ने दफन कर दिया। और हम वो पढ़ रहे हैं जो चुरा कर नेता बने, जो चुरा कर साइंटिस्ट बने। अब ये सारा खजीना भारत में आता है। बड़ा गौर देना, बोलू ना, साथ दोगे ना? ये सब बातें क्यों नहीं आती पता है? कि एक टीचर पढ़ा रहा था अपने स्कूल में। क्या पढ़ा रहा था? भूगोल। और भूगोल में क्या पढ़ा रहा था? गंगा हिमालय से निकली। कहां से? सब बच्चे बैठे ये टीचर पढ़ा रहे। गंगा हिमालय से निकली, भोपाल में आके रुक गई। क्या पढ़ा रहा था? गंगा हिमालय से निकली, भोपाल में आके रुक गई। इंस्पेक्टर आया एजुकेशन का, उसने देखा, बोले ये तो बच्चों को गलत भूगोल पढ़ा रहा है, ये तो गलत हिस्ट्री बता रहा है, ये तो इनका लाइफ बर्बाद कर देगा। एचएम के पास में गया, बोले ये कौन सा भूगोल का मास्टर रखा है जो बता रहा है कि हिमालय से गंगा निकली और भोपाल में आकर रुक गई, इसकी कंप्लेंट लिखो। मुख्याध्यापक कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, इस पर एक्शन नहीं ले सकता। बोले क्यों? ये सब जिम्मा बोले अध्यक्ष का है, आप अध्यक्ष के पास में जाइए। अध्यक्ष के पास में गया हो, कंप्लेंट किया। अध्यक्ष बोले मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आप एजुकेशन ऑफिसर के पास में जाइए। वो बेचारा इंस्पेक्टर एजुकेशन ऑफिसर के पास में आया, उसकी ड्यूटी है, कंप्लेंट लिखा कि ये जो टीचर है स्कूल में, ये ऐसे पढ़ाता है कि गंगा भोपाल से निकली, अपना हिमालय से निकली और भोपाल में आकर रुक गई।
एक्शन लो इस पर, बच्चों के जिंदगी का सवाल है। ईओ ने लेटर लिखा, शोकॉस बुलाया उसको, वो टीचर आया, बोले यस सर। बोले क्या पढ़ा रहे थे? जी भूगोल। भूगोल में क्या पढ़ा रहे थे? जी कुछ नहीं। बोले गंगा हिमालय से निकली, भोपाल में आके रुकी, ये ऐसे पढ़ाता है? बोले हां सर। बोले क्यों? वो जो स्कूल है ना, बोले वो मेरे मामू ससुरे की है। तो मामू ससुरे बोले थे 5 लाख रुपए दे दे, मैं तेरे को लगा देता। तो मैंने मामू ससुरे को 5 लाख रुपए दिया। मामू ससुरे बोले कि परमानेंट तेरे को अपॉइंटमेंट भी दूंगा और रेगुलर पगार भी दूंगा। 12 साल हो गए, अप्रूवल भी नहीं आया, पगार भी पूरा नहीं मिलता, मैं भोपाल से आगे गंगा को नहीं बढ़ाता। उर्दूच्या शाळा, कैसे मुसलमान बच्चों की तरक्की होगी? कुछ अंदर भी हम भी तो झांक ले। सब बाहर में चिल्लाते रहोगे, कुछ हम भी तो झांक के। मैं प्रशासकीय अधिकारी था एजुकेशन डिपार्टमेंट में। नागपुर का अल्पसंख्यकों के उर्दू स्कूल चेक करने का मुझे जिम्मा था। आई एम द बॉस। 37 स्कूल है महबूब साहब। कितने? 37। ये 2013 की बात बता रहा हूं मैं, 12 की। 2012 में मैं 37 मुसलमानों के स्कूल चेक करने गया, सिर्फ 6 बराबर थे, 31 बोगस थे। नांदेड़ में ऐसा नहीं होगा क्योंकि मामू भांजों को रखते नहीं है यहाँ। ऐसा ही है। हाँ, पूरी दुनिया का मुसलमान एक है ना। 31 बोगस जनाब। 31 बोगस में हालत क्या? इन 31 में से सिर्फ 5 या 6 लोगों को ग्रांट नहीं थी, बाकी पूरी क्या पूरी फुल ग्रांट पे। यानी 37 में से लगभग 28-29 स्कूल फुल ग्रांट पे। कितना बड़ा जखीरा है अपने समाज के पास में। फुल ग्रांट पे है, टीचरों को फुल पेमेंट मिल रहा है। हालत क्या? नगर सेवक की स्कूल चेक करने के लिए गया मोमनपेरा में। ये हमारा स्टेज है, बस इतनी बड़ी स्कूल, इतनी बड़ी। मैं सामने जाकर पूछ रहा हूं भैया स्कूल कहां है? वो बोर्ड बोले चिड़िया का घोंसला रहता ना उतना स्कूल, उर्दू स्कूल। और मुझे इसलिए पहचान में नहीं आ रही थी कि उसके वरांडे में अलमारिया कूलर बनने का काम शुरू था। मैंने उनको पूछा स्कूल कहां है? अलमारी के पड्डे हटाया, बोले इधर से ऊपर चले जाओ। हकीकत, हाजी हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। आखिर मुझे लौट के उस रब के पास में जाना है। हाजी हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। मैं ऊपर गया, एक टीचर बैठी हुई। मैंने कहा कि मैं प्रशासकीय अधिकारी जावेद कुरैशी, आइए सर बैठिए। मैंने बोला ये 4 क्लास है, पहले मुझे क्लास बताइए। बैठिए ना सर। क्या लेंगे? बोला कुछ नहीं लूंगा, आप रजिस्टर बताइए। बैठिए ना सर। फोन लगाए, सेक्रेटरी साहब आए। अच्छा आप नए आए क्या साहब? बोला नया नहीं, पुराना ही हूं, मुझे यहाँ का ये इंस्पेक्शन का लिया है। हाँ ठीक है ना सर। बोला 4 क्लास का है? तो बोले ये रजिस्टर। बोला क्लास का है? ये बोर्ड पहली क्लास का। बोले ये दूसरी क्लास का, ये तीसरी क्लास का। बोला चौथा? वो ऐसी पढ़ते। बोले इसमें से जो है खाली हो। मुस्लिम समाज के स्कूलों की हालात। और 2017 में हम लड़ने की बात कर रहे हैं। भाई स्कूलें आईक्यू बढ़ाने की होती है, समझदारी बढ़ाने की बुनियाद होती है ना। इंजीनियर बनेगा वहां से। हाँ एक बनेगा, कौन सा? 100 रुपए मिलते हैं ट्रक के पीछे में शायरी लिखने के लिए। कौन सा है? चलता है फूल तो उड़ती है धूल, मैं जा रहा परदेश, मेरी प्यारी मुझको न जाना भूल। ये कर सकता 100 रुपए में। ऐसे स्कूलों में चौथी पढ़ेगा। पिछले 65-70 सालों में मुस्लिमों की कितनी पीढ़ियां बर्बाद हुई। शासन की रणनीति थी, लेकिन ग्रांट के लिए इस रणनीति में भागीदार कौन बना, हिस्सेदार कौन बना? थोड़ा सा झांके ना गरेबा में, झांके गरेबा में। चलो ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं मुद्दे पे आ जाता हूं कि आपका मेन प्रॉब्लम क्या है। भारतीय मुसलमानों का इतिहास जब तक, कितना वक्त है मेरे पास में? है ना, बोलू ना। भारतीय मुसलमानों का इतिहास जब तक नहीं आएगा,
समझ में, तब तक आप लड़ नहीं सकते, इस देश में लड़ नहीं सकते। बाबा साहब आंबेडकर ने सबसे पहले अपने समाज को उसका इतिहास बताया, ध्यान में रखिए। आपका मर्तबा इतना बड़ा है कि सिख धर्म की स्थापना के पीछे मुस्लिमों का सूफी पीर बैठा हुआ है। संत तुकाराम जब आते हैं, नाम सुना है ना, संत तुकाराम जगत गुरु जब आते हैं तो क्या कहते हैं? अल्लाह देवे अल्लाह दिलावे, अल्लाह बगैर नहीं कोई, अल्लाह की नजर हो जाए तो ये फकीर भी दरवेश होए। संत तुकाराम राजनीति करना चाहते हो और संत तुकाराम को नहीं पढ़ना चाहते। महात्मा फुले कहता है की मोहम्मद झाला जहा मर्द खरा, त्यागिले संसारा सत्यासाठी, खोटा धर्म सोडा सांगे जगताला, जन्म घालविला ईशा पायी, आर्य धर्म भंड इस्लामे फोडिले, ताटात घेतले भेद नाही, कुणबी माळी तेडी महार मांग संभाराशी, गणी बंधू छातीशी लाविती, समता दाविती, मस्जिदीत नेती, म्हणून भट ब्राह्मण शिंगा फोडती इस्लाम नावे। महात्मा फुले नहीं पढ़ोगे, कैसी राजनीति करोगे? अरे जो आपके इस्लाम का इतना बड़ा क्रांतिकारी स्वरूप रख रहा है, वो फुले नहीं पढ़ोगे तो कुनबी माली तेली को पॉलिटिक्स के लिए अपने पास लाओगे कैसे? नई पीढ़ी इतनी स्टडी करने वाली नहीं होगी तो पॉलिटिकल नेतृत्व मोमिनपुरा, साजिकाबाद, रहमतपुरा से आगे निकल ही नहीं सकता। और मोहल्ले की पॉलिटिक्स ना इकोनॉमी चेंज कर सकती है, ना एजुकेशन पॉलिसी चेंज कर सकती है, दादागिरी कर सकती है। सिर्फ क्या कर सकती है? दादागिरी। वो भी कहां से? अपनी बाउंड्री जहां तक होंगी वहां तक। तो कैसे समाज आगे बढ़ेगा? कैसे बढ़ेगा? तो मेरे साथी, 7वीं सदी में यहां पर इस्लाम नहीं था, एक भी मुसलमान भारत में नहीं था। कौन सी सदी में? कौन सी सदी में? 7वीं सदी में। मेरी कविता में मैंने लिखा है, अच्छा हुआ महाभारत में हम नहीं थे। आप तो नहीं थे ना? अच्छा हुआ महाभारत में हम नहीं थे, वरना दुर्योधन के जगह दाऊदुल्ला खान होते। और अच्छा हुआ रामायण में भी हम नहीं थे, वरना रावण के जगह रणदुल्ला खान तुम ही होते। तो आप 7वीं सदी तक नहीं थे। कैसे आए तुम्हारे में 55% हमाल? इस्लाम ने हमाल बनाया या इस्लाम में आने के बाद हमाल बने? सीधा सवाल है, सटीक सवाल। जवाब नहीं ढूंढोगे, जवाब नहीं दूंगे, 5000 साल इसी हालत में रहोगे। 5000 साल इसी हालत में रहोगे। ऐसी कत्लो-गारत तुम्हारे आंख पर गिरेगी। सही सवालों के जवाब नहीं ढूंढोगे और सही संघर्ष के लिए खड़े नहीं होगे तो यही हालात रहेंगे। इतिहास समझना पड़ेगा। 23% दरिद्री रेखा के नीचे है। 900 साल राज करने वाली मुसलमानों की फौज 23% दरिद्री रेखा के नीचे हो। 43%, 43% झोपड़पट्टी में हो। ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, न जाने क्या क्या तुम्हारा। सारी पंचर की दुकानें तुम्हारी, मुर्गी की दुकानें तुम्हारी, रास्ते पर हाथ ठेले तुम्हारे। 43% झोपड़पट्टी में तुम। इस्लाम में आने के बाद गए हुए ये क्वेश्चन है, जवाब दो, जवाब दो। इसी जवाब में यहां के विषमतावादी व्यवस्था के संघर्ष के सूत्र छुपे हैं और ये सूत्र तुम्हारे समझ में आ जाएंगे तो तुम कुनबी माली तेली के साथ में संगठन बना के खड़ा होगे। और यही वर्तमान के सारे दंगा वाले सिचुएशन को जवाब है। तो क्या है आपका इतिहास? 7वीं सदी में इस देश में मुसलमान नहीं थे, इस्लाम भी नहीं था। तो क्या था? क्या था? क्या था? 14वें बाप तक आपका मुसलमान बाप नहीं था। 14वां बाप आपका मुस्लिम बना। क्यों बना? कैसे बना? तो इस्लाम का इस देश में एक संघर्ष भी है, यह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यूं ही संघ
यूं ही आरएसएस की विषमतावादी थ्योरी आपको निशाने पर नहीं रखती। वजह है उसकी वजह यह है कि 5000 साल से, कितने 5000 साल से इस देश में जो सिस्टम चले आ रहा है, उस सिस्टम को डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, पेरियर रामास्वामी, छत्रपति शाहू महाराज ब्राह्मणी व्यवस्था के नाम से परिभाषित करते हैं। तो एक बात मेरे बच्चों को, मेरे मुसलमान नौजवान साथियों को पहली परिभाषा इतिहास की कि 5000 साल से यहां पर कौन सा सिस्टम राज करता है? ब्राह्मणी सिस्टम राज करता है। कौन सा सिस्टम राज करता है? ब्राह्मणी सिस्टम राज करता है। क्या है ब्राह्मणी सिस्टम? इस ब्राह्मणी सिस्टम में केवल 15% लोगों को, कितना, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, वक्त नहीं है, मैं सब एक कैडर में बताता हूं। 15% लोगों को शिक्षा के अधिकार है, राजनीति के अधिकार है, तिजारत के अधिकार है, संस्कृति के अधिकार है, मजहब के अधिकार है, शस्त्र रखने के अधिकार है, घर बनाने के अधिकार है। सारे अधिकार कितने परसेंट लोगों को है? 15% लोगों को। और 85% लोगों को कोई भी अधिकार नहीं है। ना उनको शिक्षा का अधिकार है, ना व्यापार का अधिकार है, ना राजनीति का अधिकार है, ना शस्त्र रखने का अधिकार है, ना नगरों में आने का अधिकार है, ना अच्छे मकान बनाने का अधिकार है। कितना टका लोग? 85%। और कितने हजार साल से? 5000 साल से। तो ब्राह्मणी राज में नगर हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? नगर की बाउंड्री हुआ करती थी। ये बाउंड्री के अंदर में सियासत थी। इस सियासत की पूरी क्या पूरी बागडोर इन 15% लोगों के पास। इकोनॉमिक्स ये बाउंड्री के अंदर था। इस इकोनॉमिक्स की पूरी बागडोर 15% लोगों के पास। सियासत की बागडोर इनके पास में, प्रशासन की बागडोर इनके पास में, सारी बागडोर इनके पास में, मजहब भी इनके पास में, धर्म भी इनके पास में। बाकी 85% लोग नगर के बाउंड्री के बाहर जहां जहां बस्ती मिले, जैसे जैसे रहते आए, जंगलों में, पहाड़ों के नीचे, नाली के बाजू, नाली के पास, या जहां जहां खेड़े गांव में गांव बसाते आए वहां बसे। कितने लोग ये? 85%। 5000 साल से चले आ रहा सिस्टम। अब नगर के अंदर तो सब कुछ है, नगर के बाहर जो है उसको भी तो पेट है, उसको भी तो भूख है। तो उसने जमीन से जुड़े हुए धंधा करना शुरू कर दिया। जिंदा रहने के लिए जमीन को सींचा, खेती बनाना शुरू किया, कुनबी कहलाया। झाड़ लगाया, सब्जी भागी उगाई, फुलमाड़ी कहलाया। मट्टी को जमा करके बर्तन बनाए, कुम्हार कहलाया। कपास निकालकर कपड़ा बुना, कोष्टी कहलाया। इस तरह से 85% जो सिस्टम के बाहर है, उन लोगों ने जमीन से जुड़े हुए धंधे किए। सारे के सारे धंधे जमीन से जुड़े हुए हैं। और आयत खाऊ जिनके कोई धंधे नहीं है, जो सिर्फ रेडीमेड अपना धंधा करते हैं, वो कहां पर है? नगर के अंदर 15%। यह है ब्राह्मणिकल सिस्टम। यह है ब्राह्मणिकल सिस्टम। इन 85% लोगों को मंदिर में भी प्रवेश नहीं, किसी धार्मिक कार्य में प्रवेश नहीं, कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ भी नहीं सकता, क्योंकि शिक्षा का ही अधिकार नहीं था। यह सारा सिस्टम 7वीं सदी तक चले आ रहा है। उसके बीच का एक टप्पा है, वो आज मैं नहीं लूंगा। यह सारा सिस्टम 7वीं सदी तक चला आ रहा है। अब मुझे बताओ, 7वीं सदी में इस्लाम आ रहा है, क्या लेकर आ रहा है? अब मेरे मुस्लिम नौजवान को ये सारी बातें धीरे धीरे समझनी चाहिए कि 7वीं सदी में भारत में इस्लाम आ रहा है तो क्या लेकर आ रहा है? पढ़ाई को बंदी लेकर आ रहा है? बोलो, जवाब दो। नहीं, बल्कि हुक्म देते हुआ आ रहा है कि उठ पढ़। कौन पढ़ा लिखा नहीं है? किसको जरूरत है पढ़ने की? 85%। बस समझ में आ रही? इस्लाम आ रहा है, धार्मिक बंधनों को तोड़ता हुआ, कोई बंदिश नहीं। जो मुसलमान बनेगा वो पढ़ेगा। पढ़ाई की बंदिश किसको है? 85% लोगों को। तिजारत की कोई बंदिश नहीं। जितनी कुव्वत होगी
उतनी तिजारत कर। मस्जिद के अंदर किसको एंट्री किसको नहीं, ये निजाम इस्लाम का 7वीं सदी में नहीं है। ये तो अभी अभी आ गया, वो अलग मसला है, उस पर नहीं बोलेंगे। इस्लाम के इदारे तो सबको दावत देते थे, आओ इबादत भी मिलकर करो, कांधे से कांधा लगाकर, खाओ भी साथ में, तिजारत भी साथ में करो, एक दूसरे से गले भी मिलो। अरे मेरे भाई, किसको जरूरत थी भारत में इन सब चीजों की? बोलो किसको? और 85% में कौन थे? जमीन से जुड़े हुए धंधे करने वाले। कसाब था, बुनकर था, बागवान था, कुम्हार था, धोबी था, नाई था। भारत में सब ऊंट वालों की औलाद नहीं है। तो भारत में जो समाज मुसलमान बना, समता के लिए, एक अल्लाह पर दावत दी गई उसके लिए, पढ़ाई के लिए, तिजारत की आजादी के लिए, वो पूरा क्या पूरा इंडियन वो समाज है जो किस सिस्टम का पीड़ित था? ब्राह्मणवादी सिस्टम का, है ना। इसलिए हम मजहबी ताल्लुक से एक है, लेकिन सामाजिक ताल्लुक से हम अलग अलग पेशे में अपनी रोजी रोटी खोजते हैं, है या नहीं? है ना। हम बुनकर है, कुंभार है, नाई है, हम सब है। तो इस्लाम जब 7वीं सदी में आया तो इस्लाम की टकराहट कौन से सिस्टम से? अरे बोल भाई, कौन से सिस्टम से? ब्राह्मणवादी सिस्टम से ये टकराहट है। अब जो मुसलमान बने वो तो मुसलमान बने, वो तो ब्राह्मणी सिस्टम से मुक्त हो गए। फिर ईसाई कहां से बने? यहीं से बने। 1956 में बाबा साहब ने जो बुद्धिस्ट बनाया वो ग्रुप कहां से बना? यहीं से बना। तुकाराम ने जिनको भागवत धर्म की दीक्षा दी वो कहां से खड़े हुए? यहीं से खड़े हुए। गुरु नानक जी ने अपना सिख धर्म अलग निकाला, कहां से बने? यहीं से बने। लेकिन तब के मुसलमानों में इतनी इंटेलेक्चुअलिटी थी, इतनी इंटेलेक्चुअलिटी थी, इतनी गहरी राजनीतिक समझ थी, इतनी गहरी मजहब की समझ थी कि जब गुरु नानक जी ने स्वर्ण मंदिर बनाना चाहा अमृतसर में, तो स्वर्ण मंदिर का पाया किससे खुदवाया? मियां मीर इस मुस्लिम पीर से गुरु नानक जी ने स्वर्ण मंदिर का पाया खुदवाया है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि तत्कालीन सूफियों ने जो गुरु नानक जी के साथ में थे, एक परंपरा चली आ रही है सूफिज्म में, इबादत में कव्वाली का एक निजाम है, वो अलग तसव्वुफ की बात है। लेकिन यही निजाम जब गुरु नानक जी ने उठाया तो पहले स्वर्ण मंदिर में, क्योंकि अब पढ़ाई लिखाई की मनाही थी, संगीत नहीं बोल सकते थे, कुछ भी नहीं बोल सकते थे, तो सिख समाज में 2400 घंटे रब की इबादत करने वाले, सिखिज्म में रब है। हाँ, तो उसका नॉलेज हासिल करो, जाओ बेहतर चीनी मट्टी की चीजें कैसी बनती है वो टेक्नोलॉजी सीखो। ईमान बेईमानी न करने के लिए होता है। तुमने तो भलता ही कुछ समझ लिया। हम तो चाहते हैं कि पीआई तुम बनो। तुम बनोगे तो क्या होगा? एक पंजगाना नमाजी मुसलमान जिसका ईमान मुकम्मल है, वो पीआई बनाएगा तो क्या होगा? हर तीसरे दिन उसका ट्रांसफर होगा। कितने दिन ट्रांसफर होगा? हर तीसरे दिन ट्रांसफर होगा, क्योंकि जहां जाएगा वहां शराब बंदी कर देगा, जहां जाएगा वहां सट्टा बंदी कर देगा, जहां जाएगा वहां ऐसा कानून टेढ़े ढंग से चलाएगा कि गुंडों के पसीने छूट जाएंगे। तो क्या एक ईमान वाले का पीआई बनना इस देश की जरूरत नहीं है? लेकिन पीआई बनने के लिए एमपीएससी पास व्हावं लागतं ना रे बापू। एमपीएससी कैसे पास होगा? नहीं होता ना, अभ्यास करना पड़ता ना, भेजना पड़ता बच्चों को, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करना पड़ता। बेहतर डॉक्टर अगर मुसलमान बनता है तो कितनी बेहतर इलाज करेगा। अरे कसाई बैठे हैं हॉस्पिटल में, कसाई सर दर्द करके जाते हो, पूरे फैमिली का सर दर्द करके बिल लेकर आते हो। कसाई बैठे, एक ईमान वाला मुसलमान जाएगा तो कितनी बेहतर स्वास्थ्य की होती। अरे क्यों नहीं सोचते यारो, क्यों नहीं सोचते? समस्या तो है, समस्या का सॉल्यूशन भी तुम्हारे पास में है। अपने बच्चों को पढ़ाओ। मैं गढ़चिरौली से आया, बहुत ही खेड़े गांव से, मुझे बोलना भी नहीं आता था, खालून पिल्लून मराठी से पढ़ा हुआ, 8 डिग्रियां लिया,
38 किताबें लिखी। क्यों? क्योंकि अल्लाह की मेहरबानी से मेरी वालिद ने मुझे पढ़ाई का सही रास्ता दिखाया। मेरे वालिद तहसीलदार थे, बोले बेटा पढ़ाई के सिवा दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। जावेद पाशा हाजी भी होता है और जो कुव्वत अल्लाह ने दी 4 लफ्ज़ बोलने के लिए आपके सामने हाजिर भी होता हूँ। अगर पढ़ाई नहीं की होती तो यकीन जानो मैं भी केले के ठेले पे होता या नहीं होता। मैं केले के ठेले की बेइज्जती भी नहीं कर रहा हूं, आप समझ सकते हो मेरे जज्बात। मैं प्रोफेसर नहीं बनता, मैं इतनी किताबें लिखकर अपने समाज को थोड़ा बहुत जागरूक करने की कोशिश नहीं करता। इसलिए पढ़ाई बहुत जरूरत है। और जिस ब्राह्मणवादी व्यवस्था से तुम लड़ रहे हो उस व्यवस्था से मुकाबला करने के लिए आपको प्रशासन में जाना निहायत जरूरी है। दंगों के पीछे आपकी इकोनॉमी खराब करने की सारी चाल होती है। भिवंडी इसलिए बर्बाद हुआ कि भिवंडी में जो कपड़ा बन रहा था, भिवंडी में जो पीवीसी पाइप्स बन रहे थे, वो ओपन मार्केट में मुसलमानों से कॉम्पीट नहीं कर पा रही थी कंपनियां। एक दंगे में तबाह। क्यों? क्योंकि दंगों को बचाने वाला पीआई नहीं, दंगों को बचाने वाला पुलिस नहीं, शूट एट ऑर्डर रोकने वाला तहसीलदार नहीं, शूट का ऑर्डर देने वाला नहीं देने वाला एसडीओ नहीं, अर्जी गई तो बचाने वाला वकील नहीं। आप देख रहा है मेरा मुसलमान बेकसूर है, ये भाई मुसलमान बेकसूर है, लेकिन डिसीजन लिखने वाला जज नहीं। अगर हरा झंडा लेकर कल तुम अदालत पे रहते तो क्या होता? कितना खतरा है, कितना खतरा है। इसलिए सारे हमदर्द कौमों से हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ। तुमने कौमें यहां पर खड़ी की है। किसी मौजू पर आऊंगा तो बताऊंगा कि ब्राह्मणवादी समाज से बहुजन समाज के मुक्ति के रास्ते मुसलमानों ने निकाले। जितने भी 13वीं सदी में हिंदू समाज के संत आते हैं उनको तो पढ़ने लिखने की मनाही थी। कहां से सीखा पढ़ाई लिखाई? तुम्हारे पीर बैठे हुए थे, क्योंकि तुम्हारे पीर के पास में समता वाला धर्म था। पूरे मारवाड़ी भाई, पूरे जैन भाई, पूरे सरदार, 96 कुड़ी 900 साल सियासत में थे। सियासत की भाषा कौन सी थी? फारसी। सियासत की भाषा कौन सी थी? और उसके बाद में सियासत की भाषा बनी उर्दू। पूरे बहुजन समाज को पढ़ाई के लिए तो मनाही थी, फिर फारसी सिखाया किसने? इसका मतलब यहां के बंद कौमों को भी पढ़ाई के द्वारा खोलने का काम किसने किया है? तुमने। अरे तुमच्या जवळ तुमचा एवढा मोठा इतिहास आहे, पण तुम्हालाच माहित नाही आहे म्हणून ठेचतात चांगले ते तुमचे। तुम्ही साधे भोळे मोठो मोठो पाहता। इस देश को बनाने में तुम्हारा कितना बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है भाईजान। अरे महात्मा ज्योतिबा फुले ने कुआं तो अभी 18वीं सदी में खोला, कुआं दलितों को पानी पीने के लिए, गरीब कौमों को पानी पीने के लिए। अरे 7वीं सदी में तुमने नहर खुदवा दिया रे पानी पीने के लिए, नहर। महात्मा ज्योतिबा फुले ने पहली अस्पृश्यों की शाला खोली करके इतिहास लिखता है। अरे तुमने मकतब के दरवाजे तो सबके लिए खोल दिए। मारवाड़ी आया, महार आया, मांग आया, चमार आया, ओबीसी आया, कुनबी आया, तेली आया, सब इल्म की दौलत लेकर गया। यह है तुम्हारा भारतीय इतिहास। ब्राह्मणवाद के विरोध में यह इतिहास जब तक नहीं उतरता है मैदान में, तब तक आपकी समस्याएं हल नहीं हो सकती। वर्तमान में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसके पीछे की अंतरराष्ट्रीय इकोनॉमी है, उस पर नहीं बोलूंगा। भारत के सिस्टम में बहुत खतरा तुमको है, सीधी बात बता रहा हूं। दबाव बढ़ रहा है। मुसलमान नौकरी में नहीं है, लेकिन 99% कहां पर है? जल्दी बताओ कहां पर है? तिजारत में है। तिजारत एक सेक्शन को काबिज करती है ना सिस्टम के। ये सेक्शन के इतने सिस्टम को तुमने काबिज करके रखा है। ये हिंदू समाज के नौजवानों को मूर्ख बना रहे। उनका जो बेरोजगारी का दबाव बढ़ रहा है, वो रिप्लेसमेंट कहां से करेंगे? कहां से करेंगे? गुजरात में दंगा होने के बाद में तुम्हारी मुसलमानों की 80% जमीनें हाथ से चली गई, सब दूसरों को बिठा दिया। रिप्लेसमेंट ऑफ जॉब समझते हैं? रिप्लेसमेंट ऑफ जॉब समझता है? रिप्लेस कर रहे हो और रिप्लेस में तुम बर्बाद हो रहे हो। सियासत करनी ही होगी, करनी ही होगी। कैसी सियासत करनी होगी? बहुजनवादी सियासत करनी होगी। और बहुजनवादी सियासत क्या है समझना होगा।
और समझने के लिए फिर से एक बार मुझे बुलाना होगा। आखिरी एक बार बता देता हूं। एक प्रोफेसर था, बीवी बीमार हो गई। बीवी बोले आज बीमार हूं, बाहर नहीं जा सकता हूं, बाहर नहीं जा सकती हूं, जाओ सामने ही दुकान है वहां से तेल लेकर आओ। प्रोफेसर साहब गए, दुकानदार को बोले ये पैसे लो, तेल दो। काउंटर पे खड़े हो गए, देखते हैं दरवाजा है, दरवाजे के अंदर एक बैल लगातार घूम रहा है और तेल निकाल रहा है। घानी का बैल जो होता है ना, वो घूम रहा है। बैल के आंखों पे पट्टियां बंधी है, मुंह भी बंधा है, लगातार घूम रहा है। ये 10 मिनट 15 मिनट देखते कि कोई उसे हकाल नहीं रहा है, उसके पास कोई नहीं है, फिर भी वो घूम रहा है। दुकानदार जब आता है तो पूछते हैं भैया ये जो बैल है ये जब से लगातार घूम रहा है, उसके पास कोई नहीं है। दुकानदार बोलता है क्या है? बोले जब लाए थे ना तब इसके आंख पर पट्टी बांधी, खाने को नहीं होना इसलिए मुंह पर भी पट्टी बांधी, और इतनी बड़ी तुतारी लिए खिले वाली, और पीछे से इसको मारे। जैसा मारे इसको लगे बराबर ये घूमता था, जैसा रुका कि फिर और मारता था, जैसा रुका कि फिर और मारता था। ये बैल को समझ में आ गया कि घूमते रहने में भलाई है, अगर घूमो नहीं तो पीछे से चुभकनी पड़ती है, इसलिए वो घूमते रहता है। अब बोले हम इसके पीछे तो नहीं रहेंगे। फिर ये बैल के गले में हमने घुंघरू का पट्टा बांध दिया, तो ये जब तक घूमते रहता है ना, बोले तब तक घुंघरू बजते रहते हैं, तो हमको समझ में आता है कि बैल घूम रहा है। प्रोफेसर बोलते हैं कभी ऐसा हो गया तो? बोले कैसा? ये बैल को अकल आ गई। हाँ, फिर ये एक जगह खड़े रहा और सिर्फ मुंडी हिलाते रहा तो और दुकानदार बोलता है ये तेल का पैकेट पकड़ और प्रोफेसर निकल। तो जरा दुकानों से सावध हो जाओ, जरा दुकानों से सावध हो जाओ। हमारे जैसे अधना लोग, चुबकनी कैसी है और तुम्हारे आंखों पे पट्टियां बंधी कैसी है। दोबारा उस दुकानदार ने उस प्रोफेसर को नहीं बुलाया था। आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने दोबारा बुलाया, आपका शुक्रगुजार हूं आपने दोबारा बुलाया। समाज के बाशऊर लोगों की जिम्मेदारी होती है। मैं हज को गया था, मैं उतना किस्सा बताता हूं, मुझे और 5 मिनट दीजिए। हज को गया था मैं। डॉक्टर खालिद, मैं पिछले बयान में भी कहा था, डॉक्टर खालिद मक्का मुकर्रमा के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है लाइब्रेरी के और मदीना लाइब्रेरी के भी, उनसे रास्ता कायम किया था। और मैंने कहा तो मैं हज को तो आ रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ दूसरी भी, आपका एजुकेशनल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, ये भी मुझे देखना है। तो उन्होंने वैसी अरेंजमेंट की थी। मॉडर्न देश है अरबस्तान, मॉडर्न देश है। हर चीज टेक्नोलॉजी पर करते हैं, हर चीज काय पर है? टेक्नोलॉजी पे। अल्लाह करे आप सबको हज नसीब करवाए। मक्का मुकर्रमा में जाकर लाइब्रेरी देखना, और जब मदीना शरीफ जाओगे तो हुजूर के रोजे के बराबरी में तीसरे मंजिल पर लाइब्रेरी है। 17-18 लाख किताबें हैं, मॉडर्न लाइब्रेरी है। तो मैंने ये समझा कि सिर्फ वहां से मजहब के ताल्लुक की किताबें होगी, लेकिन जब मैं वहां गया, हर देशों के अलग अलग सेक्शंस है। इंग्लैंड, अमेरिका, तुर्कस्तान, इंडिया है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सबके अलग अलग है। और हर देश का इकोनॉमी का किताब, डेवलपमेंट का किताब, रिलीजियस थेरीज का किताब, कंप्यूटर का किताब, कुरान के ताल्लुक से जितने भी किताबें आई होगी उसका किताब, फिलॉसफी का किताब। क्या इल्म है, समझ रहे हो? हुजूर के रोजे के बराबर में तीसरे मंजिल पर इतनी बड़ी लाइब्रेरी। अल्लाह ये दौलत भारत के मुसलमानों की मस्जिदों में दे दे यार। भारत के मुसलमानों के मस्जिदों में अल्लाह ये दौलत दे दे। मशीनरी की मालूमात, इंटरनेशनल रिलेशनशिप की मालूमात, और कुरान के इल्म का भी ज़ख़ीरा, तो कैसा डेवलपमेंट नहीं होगा? 1982-83 में यह हालात थे वहां पर कि 15 लीटर की कैन हाजियों को दिया करते थे और बोलते थे कि इसी में आप पूरा हज कीजिए। आज अपनी जरूरत पूरा करके आजू बाजू के 12 देशों को पानी देता है। दुनिया का सबसे बड़ा वाटर प्यूरिफिकेशन का जो प्रोजेक्ट है वो किसके पास में? अरबस्तान के पास में।
आप नेट पर जाइए तो आपको मिलेगा 7 डैम पैसे हैं जो 12 महीने फुल भरे हुए थे। एग्रीकल्चर में पूरे दुनिया में 7वें नंबर पर है, आयरन में 16वें नंबर पर है। देखो कैसे हुआ ये। तो वो कहते हैं कि जब 82 में हमको पानी की किल्लत दी तो हमने आयोग बिठाया और आयोग ने कुरान के ताल्लुक से ही मुतालबा किया, तो हमको आयत मिली कि हमने हर जिंदा चीज को पानी से पैदा किया। तो हम मुकम्मल हो गए कि जब अल्लाह वादा कर रहा है कि कैसे पैदा किया, पानी से, तो पानी है। मैं क्यों ये बता रहा हूं आपको, दुनिया में आई हुई टेक्नोलॉजी, इसलिए कुरान में सब कुछ है, लेकिन यकीन रखिए दुनिया में बहुत कुछ है। हमारी नजरअंदाजी दुनिया में बहुत कुछ है एक सेक्शन पर से हट गई, और हमारी नजरअंदाजी एक ही सेक्शन पर हो गई, जबकि कुरान खुद बार बार कहता है कि दीन और दुनिया को साथ में लेकर चलो, इनमें तालमेल रखो। तो हमने आयोग बिठाया, आयोग ने रिसर्च किया, हमने अमेरिका की मदद ली और जापान के साइंटिस्टों की मदद ली। वो आकर यहां पर बैठे, उन्होंने रिसर्च किया और 1.5 साल के बाद में हमको बोला कि पूरे दुनिया के डाउन पोजीशन में आपका पूरा नेशन है, पूरे दुनिया के स्लो पोजीशन में आपका नेशन है, और आपके देश के नीचे से 3 किलोमीटर नीचे से 3-3, 4-4 किलोमीटर ऊंचाई की नदियां बह रही। कहां से? नीचे से। फिर हमने बोर मारा, 6 इंच का नहीं, 250 फीट के बोर है, 250 फीट स्क्वायर के बोर, और वो बोर से जब पानी निकला, कैसे मुतालबा किया उन्होंने? मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्लस कुरान का मार्गदर्शन। ये छूट गया भारत के मुसलमानों से, ये छूट गया, दुनिया के काफी मुसलमानों से ये छूटा। अभी ये मत छूटने दो। इकोनॉमी को बराबर संभालो, राजनीति को बराबर संभालो। देखो बहुत संकट का समय है। मैं जो देख रहा हूं, क्योंकि मैं दलितों में काफी मेरा नेटवर्क है, मराठा सेवा संघ पर काफी काम है, आदिवासियों में काम कर रहा हूं। क्या कर रहा है संघ, ये सोचकर और देखकर नींद नहीं आती है, रात रात भर नींद नहीं आती है कि क्या होगा। फौज एक तरफ, मतलब उसको भ्रष्ट करने का काम हो रहा है, न्यायालय में काफी घुसपैठ हो चुकी है, प्रशासन में काफी घुसपैठ हो चुकी है। तुम अपने मोहल्लों में पड़े हो, तुम किसी के भी लफड़े में नहीं हो, लेकिन उनको तुमसे मतलब नहीं है। तुम्हारे खिलाफ 85% हिंदू समाज को बहकाने का वो जो काम कर रहे हैं, उसको जवाब देने की जरूरत है साहित्य के द्वारा। तुम सच्चाई रखो साहित्य के द्वारा, तुम सच्चापन रखो साहित्य के द्वारा। रोजी रोटी रोजगार के ऊपर में खुलकर आंदोलन करो। अरे गुजरात में 24 साल का जिग्नेश कांग्रेस को हला देता है। कितने साल का? 24 साल का जिग्नेश, और पाटीदार समाज का हार्दिक, सब 24, 25, 26 साल के लड़के हला देते हैं। कितनी तादाद है इनकी, कितनी तादाद है, कितनी तादाद है, कितनी है? अरे तुम्हारे बराबर ही है, कम ज्यादा है, तुमसे भी कम है, लेकिन हला देते हैं। क्यों? क्योंकि अपने समाज का संगठन, इश्यूज पर, रिजर्वेशन पे संगठन, रोजी रोटी के ऊपर में जिग्नेश ने किया हुआ संगठन। मुसलमानों में यही कमतरी है। मैंने कहा ना, 19 लाख किसान मजदूर है। कोई मुसलमानों का नेता खड़ा होता है कि 19 में से 1% भी अगर किसान मजदूर मुसलमानों को जमा कर लिया है एक जगह पे, तो 1 लाख के ऊपर में, 1.5 लाख के ऊपर में तादाद हो जाती है। बेरोजगार मुसलमान 17 से 18 लाख है। ये सारे सेक्शंस को पॉलिटिक्स का सहारा बनाकर अगर खड़े हो जाए तो कौम खड़ी हो जाएगी। आपने यहाँ पे बुलाया, आपका काफी सरदर्द मैंने किया, इसलिए माजरत चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, इजाजत चाहता हूँ। जिनको मेरी किताबें लेनी है वो वहां पर किताबें रखी हुई है, मैंने जो बताया वो सारी किताबों में है। अस्सलाम वालेकुम। आज एक नया